ओके, तो सो फार तकरीबन कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के बाद हम हल्का सा अपने पास पेपर्स की तरफ जाते हैं, पर उससे पहले आप अपने पास हेडिंग डालेंगे नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप अपने पास ये हेडिंग डालेंगे नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी आज की क्लास में हम ये सीखने लगे हैं कि कोई भी कंपनी अगर अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रख के बैठी हुई है तो वो अपनी किताबों के अंदर, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर किस तरीके से उसको प्रेजेंट करेगी। अभी एक एक करके समझते हैं, आप लोगों के लिए पहली बार अल्फाज है। मैंने कहा लेट से, मैंने आपको ये तो सिखा दिया था कि हमारी बैलेंस शीट के अंदर, हमारी बैलेंस शीट के अंदर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैसे निकलती है, ये हम सीख चुके थे। ऐसा ही है भाई कि हर प्रॉपर्टी की वैल्यू साल के आखिर में कितनी थी। अब हमने कहा था 3 प्रॉपर्टीज थी और 3 की 3 किस पे कैरी हो रही थी, फेयर वैल्यू पे। तो वो 3 की 3 की फेयर वैल्यू का सम हम यहां पे बताते थे। ऐसा ही है, बट इस 3 प्रॉपर्टीज के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी शामिल है उसकी डिटेल हम कहां बताते हैं, नोट में। तो मैंने लेट से यहाँ पे नोट नंबर 40 डाल दिया, क्योंकि बहुत सारे नोट्स होते हैं फाइनेंशियल्स में। मैंने हाइपोथेटिकली नंबर लिख दिया, कौन सा, 40। मैंने कहा अगर इसकी डिटेल देखना चाहते हो तो कौन से नोट में चले जाओ, 40 में। वहां पे आपको इसकी डिटेल पता लगेगी कि मेरे पास कौन कौन सी किस्म की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। अब एग्जाम्पल देते हैं, ये सिर्फ एक फिनोमिना हो गया बेसिक सा। बैलेंस शीट हमेशा तुम्हें क्या बताएगी, सिंगल लाइन आइटम कि टोटल वैल्यू कितनी है, बैलेंस कितना है। पर किसी भी आइटम की डिटेल को देखना चाहते हो तो कहां जाना पड़ेगा, नोट्स में। फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी कंपनी के एफएस खोलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा भी। उस कंपनी के एफएस में बैलेंस शीट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रही है। इसका मतलब है उसके अंदर सब है। सब मतलब अगर 50 प्रॉपर्टीज है तो 50 की 50 उसके अंदर शामिल हैं। पर उसकी अगर डिटेल चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा, नोट्स में। हम यहां से चले गए नोट्स के अंदर, वो ये रहा नोट। यहां पे हम शुरुआत ऐसे करते हैं कि यहां पे मैं लिखूंगा 40 और इसके आगे मैंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मैंने कहा ये नोट मुझे बताएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में। अब अज्यूम करते हैं कि मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, ए, बी एंड सी। हमने कहा मैंने तीनों लिख दी यहां पे। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड ये कहता है आप बताएं कि साल के शुरू में आपके पास कितनी किस्म की प्रॉपर्टीज थी। तो मैंने यहां पे लिख दिया कौन सा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, मैं आपसे पूछता रहूंगा, यहाँ पे प्लॉट करता रहूंगा, आप मुझे बताएंगे। अज्यूम कर रहा हूं मैं कि मेरा जो करंट ईयर है, क्योंकि इसके बाद मैंने आपको सवाल करने के लिए देना है, मेरा जो करंट ईयर है वो है 2024। तो इस साल की शुरुआत क्या होगी, ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, ओपनिंग होगा जनवरी 1, 2024। ये मेरे साल की शुरुआत होगी। अच्छा, जब मैंने अपने हिसाब किताब निकाले तो मुझे पता लगा इस साल से पहले मेरे पास कोई कुल मिला के 3 प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैंने खरीदी है जनवरी 1, 2023, ये एक्विजिशन डेट है। मार्च 1, 2023 और जुलाई 1, 2023। मैं कौन से साल में हूं, 24। शुरुआत 24 की है। इतना अहम है तुम्हारी सोच है, क्योंकि वो सीधे सीधे नंबर देगा, बोलेगा 15 नंबर का नोट बना के दे दो। अकाउंटिंग आती है, प्रेजेंटेशन नहीं आती, रिपोर्टिंग नहीं आती, एक नंबर नहीं मिलेगा। उसने अकाउंटिंग पूछी है, रिपोर्टिंग करके आ गए, तब भी नंबर नहीं मिलेंगे। जो रिक्वायरमेंट में मांगा जाएगा वो आपने अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग में अच्छे से सिखा चुका हूं, आज मैं उसकी एप्लीकेशन सिखाऊंगा, तो थोड़ा सा अवेयर रहना आज की क्लास में। चलें, मैंने कहा इस साल से पहले, करंट ईयर से पहले मेरे पास कितने किस्म की प्रॉपर्टीज हैं, 3।
जनवरी 1 को एक्वायर की, मार्च को एक्वायर की और जुलाई को एक्वायर की। अच्छा, हमने कहा ये प्रॉपर्टी ए, ये प्रॉपर्टी बी, ये डी, वैसे ही इसको नाम दे दिया, सही है। अच्छा, मैंने कहा ये जो प्रॉपर्टी है ये ओनर ऑक्यूपाइड है। अच्छा, ओनर ऑक्यूपाइड का मतलब ये कहाँ आ रही होगी? IS 16 में, बिल्कुल। हमने कहा ये रेंट पे, ये कहाँ आएगी? IS 40 में। अच्छा, मैंने कहा सर ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये है कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, ये भी IS 40 में आएगी। ये हिसाब किताब है। खरीदी कब गई है? पिछले साल। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये सीखा कि सर ये जब खरीदी गई है तो उसकी कॉस्ट कुछ ये है 20 मिलियन, 40 मिलियन, 60 मिलियन। एग्रीड। इनकी लाइफ जो है 10 साल, 15 साल, 20 साल। ये कुछ बेसिक सा डेटा है अभी हमारे पास। हम कौन से साल में मौजूद है पहले ये बता दीजिए, क्लियर है? 24 में। ये सारी प्रॉपर्टीज खरीदी कब गई हैं? 2023 में। 3 प्रॉपर्टीज A, B और D। अच्छा भाई, इसमें से 2 प्रॉपर्टीज IS 40 में, एक ओनर ऑक्यूपाइड में। अच्छा भाई, मुझे बताएं, जब मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हिसाब किताब कर रहा हूँ तो ये नोट ये बता रहा है कि साल के शुरू में मेरे पास कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज थी। तो ये जो प्रॉपर्टी ए है क्या वो यहाँ आएगी? क्यों सर? ये तो हिसाब किताब किसका है? पीपी का। यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, तो सर इसको हमने यहाँ से हटा दिया। सिर्फ ये याद रखना है कि ये बात किसकी हो रही है, बता किसके बारे में रहा है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साल के शुरू में। चलें, हमने कहा इसको हम ज़रा सा घसीट के इधर लेके आए और हमने कहा यहाँ पे ये रह गई ना। अब हमने ये देख लिया कि भाई 2 प्रॉपर्टीज़ हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में साल के शुरू में मौजूद थी, तो हमने बी और डी की बात कर ली। अच्छा, मैंने ये कहा कि सर हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरी होती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरीड एट फेयर वैल्यू। तो मुझे बताओ सर, क्या ये दोनों डेप्रिशिएट हुई होंगी? क्यों? क्योंकि किस पे कैरी हो रही है? फेयर वैल्यू पे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर एक चीज़ लिख दूँ कि अज्यूमिंग ये फेयर वैल्यू दी हुई है 31 दिसंबर 2023 की, यानी पिछले साल के आखिर की, तो हमने ये कहा कि सर इसकी दी हुई है 25 मिलियन, इसकी दी हुई है कोई 60 मिलियन और इसकी दी हुई है 80 मिलियन। मैं आपसे लॉजिकली बात पूछता हूँ कि इस केस के अंदर जो B और D प्रॉपर्टी है उसको हमने लास्ट ईयर के आखिर में कितने पे रखा होगा? 60 और 80 पे, और गेन बुक किया होगा। एक में 20 मिलियन का गेन और दूसरे में भी 20 मिलियन का गेन। तो मुझे लगता है मुझे इस साल की शुरुआत ओपनिंग बैलेंस ऐसे करनी चाहिए। यानी समझाना चाह रहा था इस पूरे सिनेरियो में, समझाना ये चाह रहा था कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की नोट की शुरुआत साल के शुरू से करनी है कि साल के शुरू में हिसाब किताब क्या था। एग्जामिनर आपको बताएगा नहीं, आपको ऐसे सोचना है कि अच्छा पूरी अकाउंटिंग दिमाग में चल रही होगी। पिछले साल कितनी प्रॉपर्टी खरीदी? 3, जिसमें से एक ओनर ऑक्यूपाइड, 2 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फिर अपने आपसे सवाल पूछा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे कैरी हो रही है? आपका जवाब आया फेयर वैल्यू पे, तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हुआ होगा। तो हमें ये पता है कि लास्ट ईयर ये आखिर में फेयर वैल्यू पे होगी, और अपडेटेड फेयर वैल्यूज कितनी है? 60 और 80। तो इस साल के शुरू भी किससे होगा? 60 और 80 से। तो जो 20-20 मिलियन का गेन बुक हुआ है वो पिछले साल हुआ है। तो एग्जामिनर अगर तुम्हें बोले कि 2023 का फॉर द ईयर का गेन निकाल के, तो 2000, तो आप बोलोगे 40 मिलियन, क्योंकि गेन बनता है फॉर द ईयर। सही है ना? P&L बनता है फॉर द ईयर। यहां तक साथ है? पक्की बात है। चलें, अब
हमने कहा करंट ईयर आ गया, ओपनिंग बैलेंस तो आ गए, इस पे टिक लगा दिया कि हमें निकालना आ गया। अब स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि भाई हो सकता है कि कुछ तुम न्यू प्रॉपर्टी एक्वायर करो, हो सकती है, यानी न्यू प्रॉपर्टी आईपी एक्वायर हो सकती है ना। हमने कहा बिल्कुल हो सकती है। हमने यहाँ पे ऐसे ही हाइपोथेटिकली डेट डाल दी March 1, 2024 पे हमने एक न्यू प्रॉपर्टी खरीदी, सही है, और वो प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी सी है। एक न्यू प्रॉपर्टी खरीदी और हमने वो खरीदी है 75 मिलियन की, ये पूरी कॉस्ट बता दी उसने। अच्छा, और मैं अगर लिखूं दिस इंक्लूड्स एबनॉर्मल लॉसेस ऑफ ₹2 मिलियन, तो कैपिटलाइज कितना करूंगा, 75 या 73? एबनॉर्मल लॉस का मतलब समझते हैं ना पहले। हाँ, पर नॉर्मली नहीं होगा, पहले उसकी लॉजिक समझ जानी चाहिए कि एबनॉर्मल लॉस होता क्या। मैंने पहले बताया, वापस बताता हूँ। हुआ ये कि अज्यूमिंग कि आप एक बिल्डिंग बना रहे, उस बिल्डिंग पे आपने 2 मिलियन का मटेरियल लगा दिया और 2 मिलियन का मटेरियल ज़ाया हो गया, सही है। यहाँ पे एक बिल्डिंग बना रहे समझने के लिए कि टोटल आपने पहले लगा दिए 73 मिलियन, फिर आपने मटेरियल लगाया 2 मिलियन का, ये हो गया ज़ाया, ये हो गया ज़ाया। कहने का मकसद ये है कि जब ये हो गया ज़ाया तो ये कैपिटलाइजेशन की डेफिनेशन में नहीं आता, ये तो वैसे ही ज़ाया हो गया। दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। इस चीज़ को कैपिटलाइज नहीं करना, ज़ाया हो गया ना, ये वहाँ टिका ही नहीं, जब गया तो मतलब गया। अच्छा, फिर हमने एक और चीज़ सीखी है जो मैंने सिखाया था, स्टार्टअप कॉस्ट भी कैपिटलाइज नहीं, तो यानी कॉन्सर्ट वगैरह कराना, क्या वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट का पार्ट होता है? नहीं, या वो उसको चलाने के लिए लाजमी है, खरीदने के लिए लाजमी नहीं है। तो हम तो हर वो कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं जो खरीदने के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो, चलाने वाली कोई भी कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती है। चले, आपने कंक्लूड किया कि सर इसमें से हम 2 मिलियन को इग्नोर करेंगे, 2 मिलियन को इग्नोर करेंगे और कैपिटलाइज नहीं करेंगे, 73 मिलियन करेंगे। चलें, हम यहाँ पे आए, क्या ये 73 मिलियन ओपनिंग में शामिल है? नहीं, तो आपने यहाँ पे एक न्यू प्रॉपर्टी खोलनी है और बताना है कि ओपनिंग में कुछ भी नहीं था ये, और हम यहाँ पे एक कॉलम ऐड करेंगे, इसमें एडिशन हुई है, इसमें हुई है, या सीधा इधर एडिशन। यानी ये नोड ये बता रहा है कि भाई साल के आखिर में जाते वक्त पूरे साल क्या हुआ है, तो ओपनिंग कितनी प्रॉपर्टीज थी, एक और खरीदी, वो एडिशन डाल देना, सवाल को देख देख के। चलें, ये भी बात समझ आती है। हुआ ये कि ये जो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी जनवरी ये वाली, इन्होंने सोचा कि यार अब इसको खाली करते हैं और खाली करके इसको रेंट पे देते हैं। अच्छा, जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी खाली की और रेंट पे दिया, वो प्रॉपर्टी क्या बन गई? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पे अगर मैं ये लिखूँ समझने के लिए कि प्रॉपर्टी ए जो है वेकेट हो गई जुलाई 1, 2024 पे, तो आप मुझे ये बात बताते हैं कि जुलाई 1, 2024 के ऊपर क्या ये वहाँ तक डेप्रिशिएट हुई होगी? क्योंकि यहाँ हुई होगी पीपी में हुई होगी। तो पहले एक एक करके देखते हैं। मैंने ये कहा अगर मैं इसकी वर्किंग करूं तो मैंने इसको एक्वायर किया था जनवरी 1, 2023 में। कितने पे एक्वायर किया था? इस पे मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक किया होगा 2023 में। कितने का जल्दी बताओ? 2 मिलियन का। ये कितना बचा होगा? और फिर इसमें कितने महीने का डेप्रिसिएशन बुक किया होगा?
6 महीने का। वाई 6 महीने? आधा साल, और आधा साल ये यूज हुआ, उसके बाद ये ओनर ऑक्यूपाइड नहीं रहा। अच्छा कितना आ रहा है? 1 मिलियन माइनस किया तो 17 मिलियन। अच्छा अब ये 17 मिलियन जो है इस एसेट की कैरिंग अमाउंट है। कहाँ पे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में या पीपीई में? पीपीई में। अच्छा मुझे अब बात बताओ, आप अब पीपीई से आईपी में जा रहे हैं, तो पहले इसको रीवैल्यू करेंगे ताकि वहां पे गेन नहीं आए। अच्छा अब हमने कहा कि इधर ही इसकी फेयर वैल्यू चल रही है 22 मिलियन, तो मैं इसको उठा के यहाँ ले जाऊंगा, तो मैं एक एंट्री बनाऊंगा पीपी डेबिट ओसीआई क्रेडिट कितने से। अब ये उठ के किस पे आ गई? 22 पे। गेन कहाँ बुक हुआ? ओसीआई में। अब ये असल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनेगी। तो मेरे ख्याल से मैं यहां पे आया और मैंने कहा ट्रांसफर फ्रॉम पीपी। अच्छा ट्रांसफर फ्रॉम पीपी का मतलब यह है कि सर वो मेरे ख्याल से इधर आ जाएगा, ए नहीं है, कोई एडिशन नहीं है, ट्रांसफर है। तो मैंने कहा मुझे आप एक बात बताएं, यहां पे कितने पे लाऊं? 17 पे? 22 पे? जो हम वहां पे अकाउंटिंग कर रहे थे ना, ये उसकी प्रेजेंटेशन है कि ट्रांसफर हो गया। अच्छा क्या यहां से ट्रांसफर हो सकता है पीपी में? तो फिर वो अकॉर्डिंगली होगा कि फिर यहाँ पे ट्रांसफर फ्रॉम लिखोगे या ट्रांसफर टू लिखोगे, और यहाँ पे ऐड होगा या यहाँ से माइनस होगा? माइनस होगा। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये एक बेसिक बात हो गई। चलें अब हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आ गई? 4, ए बी सी और डी, ये आ गया। अच्छा अब साल के आखिर में आपको ए बी सी और डी की 31 दिसंबर 2024 पे क्या दी हुई है भाई? फेयर वैल्यू दी हुई है। अच्छा 31 दिसंबर 2024 पे आपको जो फेयर वैल्यूज दी हुई हैं वो आपको दी हुई हैं 25 मिलियन, सही जी, और आपको ये दी हुई है 85 मिलियन, ये दी हुई है 95 मिलियन, और ये आ गई 78 मिलियन। अब आप एक एक करके बताएंगे। अब मैंने कहा यहां पे मैं लिख रहा हूं फेयर वैल्यू गेन या लॉस। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बी कितने पे मौजूद है? वेरी गुड, 60 पे मौजूद है। अच्छा प्रॉपर्टी बी की वैल्यू जाके देखो, 60 से 85 है, तो कितने का गेन? 15 का। अच्छा भाई तो 25 का ना, 60 से मैं 85 पे जा रहा हूं तो 25 का गेन। तो मैंने कहा यहां पे मैंने 25 का गेन डाल दिया। इसकी एंट्री बैक एंड पे पता होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन। देखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो गया ना, ज्यादा हो गई, और गेन इसका रिकॉर्ड हो गया होगा। चलें फिर मैंने कहा ये हो गया हिसाब किताब। अब आ जाएं प्रॉपर्टी डी पे, 80 मिलियन की है, मार्केट में वैल्यू कितनी चल रही है? 95। प्रॉपर्टी डी मैंने जानबूझ के ऊपर नीचे लिखी है, तो 80 पे है और वो 78 पे चली गई है, 2 मिलियन का लॉस है। तो पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव? इसकी एंट्री ये बनी होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट लॉस डेबिट। क्लियर है? अच्छा अब हम आ गए प्रॉपर्टी सी पे। प्रॉपर्टी सी आपके पास 95 की फेयर वैल्यू रख रही है, जबकि आपने 73 पे रखा हुआ है, तो कितने का गेन है? और प्रॉपर्टी ए 22 पे मौजूद है और वो चल रही है 25 पे, 3 मिलियन का गेन। अच्छा अब अगर मैं देखूं तो ये हो गया 85, ये हो गया, ये हो गया 95, इन सब का टोटल कितना आता है? इन सब का टोटल 283 मिलियन। अच्छा जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो बैलेंस शीट में ये जो मैंने यहां पे लिखा था ना, यहां पे लिख देंगे 283 मिलियन। और ये देखना चाहते हो कि इसके अंदर पूरे साल में क्या हुआ है?
नोट में जाके देख लेना, वो आपको कहाँ से कहाँ तक बताएगा, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक। अब साथ साथ ताकि याद हो जाए, ओपनिंग बैलेंसेस आपने सोचना है कि यहाँ पे आएंगे या नहीं आएंगे। ओपनिंग बैलेंस खुद सोचो इंक्रीज किस वजह से होगा, एडिशन, अगर मैं कुछ खरीदूं। अच्छा, और किस वजह से आएगा, ट्रांसफर। और जाएगा किस वजह से, नहीं लॉस नहीं जाएगा, ट्रांसफर, ट्रांसफर टू इन्वेंट्री, ट्रांसफर टू पीपी, वो सारी चीजें। अकाउंटिंग हमें आती थी, प्रेजेंटेशन आज सिखाइए। अब रेदर देन यू गाइस कॉपी इट, मैं ये आपको दे दूंगा कॉपी करने के लिए, एक सवाल करते हैं ताकि आप इसको डायरेक्टली अप्लाई करो। चलें, एक सवाल, सेल होके भी जा सकता है, डिस्पोजल, बिल्कुल फेयर वैल्यू होगी और डिस्पोजल हो जाएगा। हाँ जी, ऑनलाइन मतलब क्लियर है। हाँ जी, ये देखें, रिक्वायरमेंट देख लें पहले। प्रिपेयर द नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू बी इंक्लूडेड इन एफएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। नोट्स हमेशा फॉर द ईयर के बनाए जाते हैं, यानी ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक की मूवमेंट, और 2024 की मांगी जा रही है। तो ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है, और इस बेस पे आप जल्दी से मुझे करके दिखाएं। केयरफुली रीड करना। अच्छा, ऐसे सवालों को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी ये होती है कि सबसे पहले जब आप नोट बनाते हैं तो आपको कौन से बैलेंस चाहिए, ओपनिंग। तो आपका दिमाग इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए कि मैं सबसे पहले ओपनिंग को ढूंढूं कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ओपनिंग में आएंगी। तो पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा ना, क्योंकि बच्चा यहीं फंस जाता है नोट्स के सवाल में कि शुरू कहाँ से करूँ। तो शुरुआत कहाँ से करनी है, ओपनिंग। तो पूरे सवाल में आप पहले ये डिसाइड कर लें कि ओपनिंग में कौन कौन सी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। नहीं, इसमें कुछ है, क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, तो जब वो ख्याल रखना है उसमें। हाँ देखो, प्रॉपर्टी की वैल्यू तो लैंड और बिल्डिंग दोनों को मिला के आएगी ना, फेयर वैल्यू का तो टेंशन नहीं है, इट्स ऑल अबाउट डेप्रिसिएशन, अगर तो अप्लाई होता है। कौन सी वाली, नहीं वो कश्मीर वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वो कश्मीर वाली की है, ऊपर की तीनों दी हुई है ना। मुल्तान की प्रॉपर्टी का कुछ नहीं बताया, तो जब किसी प्रॉपर्टी का अनडिटरमाइंड यूज होता है तो वैसे ही कहाँ होती है, वो आईपी में होती है। देखिए कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होने सारे जो पूरी क्लासेस में सीखे हैं, अब आपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन वाइज सोचना है। डिसाइड कर लो तो बताना कि आईपीस कौन कौन सी हैं ओपनिंग में, आईपी डिसाइड करो। कराची वाली है और हैदराबाद वाली नहीं है मेरे ख्याल से।
हैदराबाद वाली आईपी है, देखो हैदराबाद में टेनेंट्स मौजूद थे। आप सोचें, मैंने देखा अंग्रेजी कुछ इस तरीके से घुमा के लिखी है, आप रीड करें एक बार। हाँ आप सोचें तो सही, जब मैंने नहीं, आप रीड करें पहले। एफएल ऑब्टेन्ड अ पोजेशन, यानी ये कंपनी है एफएल, ये रही। एफएल ऑब्टेन्ड अ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी हैदराबाद फ्रॉम द टेनेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि 30 जून को जब मैं उनसे पोजेशन ले रहा हूँ तो उससे पहले ये कहाँ मौजूद होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। तो थोड़ा सा अंग्रेजी में घुमाया मैंने कि भाई ये समझ आया आपको कि जब मैंने पोजेशन लिया उससे, तो मतलब पोजेशन किससे लिया जाएगा, अपने आप से या टेनेंट से, तो वो आईपी है। सही है। और कराची वाली जो प्रॉपर्टी है ना, हाँ बिल्कुल, पर वो ओपनिंग से जो चलती आ रही है वो पीपी में होगी। हाँ लैंड की नहीं होगी। जहाँ भी कंफ्यूजन ना, एक जनरल एंट्री बना लेना, प्लस माइनस खुद समझ आएगा। यानी आपने अकाउंटिंग तो सीखी हुई है ना, जब जनरल एंट्री बनाओगे तो खुद तुम्हें प्रेजेंटेशन का ख्याल आएगा कि करना क्या है। ओपनिंग में कंक्लूड किया आप लोगों ने कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी आईपी हैं। एक हैदराबाद और एक मुल्तान, और कराची वाली प्रॉपर्टी पीपी में मौजूद है, वो आईपी में आएगी इस साल, और यहाँ से भी एक जाएगी।
ये कश्मीर वाली, क्योंकि ऊपर तो तीनों की बताई हुई है ना, तो ये जो प्रॉपर्टी बची है वो कश्मीर वाली है। टोटल 1650 का है। 1650। ओके, चलें देखते हैं। हाँ जी, किसी का आया क्लोजिंग? 1650 एक आंसर आया भाई। हम इसको ज़रा एंट्री वाइज लेके चलते हैं ना। मैंने कहा सर यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हमने कहा लेट से हम यहाँ पे सिर्फ नोट नंबर 40 डालते हैं ताकि वैसे ही हाइपोथेटिकल नंबर है ये। हाँ भाई, आपने सबसे पहले कौन से बैलेंसेस से शुरू करना है? ओपनिंग बैलेंस। एंड आपको ये बात पता है कि आपकी प्रॉपर्टीज किस पे कैरी हो रही हैं? फेयर वैल्यू पे। ये कैसे पता? सर ये लिखा हुआ है ना, फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज्ड फॉर द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। अच्छा एक और बात बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं एक प्रॉपर्टी को कॉस्ट पे रखूं बाकी को फेयर वैल्यू पे, या सबको फेयर वैल्यू पे? पर उसकी कुछ एक्सेप्शंस है, वो हमें याद होनी चाहिए, जो कि इस सवाल में एटलीस्ट अप्लाई नहीं हो रही हैं। चलें, हमने कहा ओपनिंग बैलेंसेस हैं। हम लोगों ने कंक्लूड क्या करना है कि पहले आईपी में आ कौन कौन से रही थी साल के शुरू में। हमने ये देखा कि ये जो कराची, अच्छा हमारा करंट ईयर जो है वो 2024 है। ये सारी प्रॉपर्टीज खरीदी कब गई हैं? लास्ट ईयर। अच्छा अब जरा यहाँ पे फोकस करूँ तो कराची, हैदराबाद और मुल्तान वाली प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे देखें, वो कह रहा है एफएल ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी हैदराबाद फ्रॉम टेनेंट ऑन 30 जून 2024। यानी हम ये कह रहे हैं कि ये ओपनिंग में कहाँ मौजूद होगी? आईपी में, क्योंकि टेनेंट से पोजेशन तो 30 जून को लिया गया है और खरीदी पिछले साल गई है। व्हेन एफएल शिफ्टेड इट हेड ऑफिस फ्रॉम दी कराची प्रॉपर्टी। अच्छा कराची प्रॉपर्टी भी कहाँ मौजूद है? पीपी में। कराची प्रॉपर्टी वॉज रेंटेड आउट इमीडिएटली। चलें जी, तो हमने कहा कि भाई कराची प्रॉपर्टी आके आईपी बन जाएगी और वो पीपी में चली जाएगी। पर अभी हम ट्रांसफर्स का सोच रहे हैं या ओपनिंग का सोच रहे हैं? तो जब वहाँ पहुँचेंगे तो अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग करेंगे। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना है, ओपनिंग की बात कर लेते हैं। अच्छा तो अब मैंने कहा कि सर मैं यहाँ पे एक तो हेडिंग डाल देता हूँ, और दूसरा मुल्तान। यही है, दो प्रॉपर्टीज़ हैं हैदराबाद और मुल्तान। अच्छा मैं आपसे ये पूछूं, ये जो हैदराबाद वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली, ये ओपनिंग में आईपी में ऐसा ही है, खरीदी कितने की गई है? 550 की। अच्छा जब ये खरीदी 550 की गई है और जनवरी में खरीदी गई है, तो ये डेप्रिशिएट हुई होगी या फेयर वैल्यू पे होगी? वेरी गुड, तो फेयर वैल्यू पे 530 है। तो आपने कहा सर हम यहाँ पे स्ट्रेट लिखते हैं 530 मिलियन, यही किया था। अच्छा मुल्तान वाली प्रॉपर्टी 30 सितंबर को खरीदी गई है, वो भी डेप्रिशिएट नहीं हुई होगी, वो कितने पे होगी? ये हिसाब किताब हो गया ओपनिंग बैलेंस का। अच्छा आप अपने आप से ये पूछें कि क्या इस साल कोई एडिशन है? एडिशन है। स्टेप बाय स्टेप चलें, ओपनिंग है
फिर आप सोचो क्या कोई मजीद खरीदी गई, आपका जवाब आएगा यस। तो आपने सबसे पहले फिर यहां पे किसकी बात कर ली, एडिशन की। सर हैदराबाद की प्रॉपर्टी में है, मुल्तान की प्रॉपर्टी में है या अलग है? अलग है। तो आपने कहा सर आपने कश्मीर की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है और वो ओपनिंग पे तो थी नहीं, इसमें भी एडिशन नहीं है, इसमें भी एडिशन नहीं है, तो वो कितने की आ रही है? तो आपने कहा 450 तो है और 9 का प्रोफेशनल है, वो तो रहेगा, 12 हट जाएगा। तो 450 माइनस 12 438। तो आपने कहा ये आ गया 438 मिलियन। वेरी गुड, बेहतरीन। तो ये 438 मिलियन आपका कैपिटलाइज हो गया। इसकी आपने एंट्री क्या बनाई होगी सर? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा, कैश आपका ज़्यादा से क्रेडिट हुआ होगा, यहाँ पे कर भी लेते हैं प्रॉपरली। कैश आपका 450 से हुआ होगा, लॉस आपका डेबिट हुआ होगा 12 से, और ये आ गया होगा 438। ये हिसाब किताब, ये एंट्री बनी होगी, तो वो यहाँ पे ऐसे उसकी अक्कासी हो रही है प्रेजेंटेशन वाइज। क्लियर है सर? कैश तो कैश अकाउंट में गया ना, वो तो कैश से निकल गया, हम तो आईपी का अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब ये तीनों चीज़ें करने के बाद क्या इसकी वैल्यूएशन कर लूँ या पहले ट्रांसफर्स भी देख लूँ? अच्छा, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा ट्रांसफर फ्रॉम पीपी। फ्रॉम पीपी मतलब यहाँ पे चीज़ आएगी। अच्छा, तो वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है जो यहाँ पे आएगी? तो क्या आप कराची की प्रॉपर्टी का ओपनिंग ज़ीरो, ये एडिशन भी ज़ीरो रखेंगे, और ये भी और ये भी यहाँ आएगी। अच्छा, कराची प्रॉपर्टी का भी हिसाब किताब करना पड़ेगा हमें। अच्छा, यहाँ पे एंट्री बनाते हैं ताकि याद रहे। कराची प्रॉपर्टी 1 अगस्त 2023 को खरीदी गई थी, तो हमने कहा कि कराची की प्रॉपर्टी को पीपी को डेबिट किया होगा 450 से, और कैश आईपी में उसका कोई अमल दखल नहीं था, वो पीपी में मौजूद थी। अच्छा, फिर हमने एक एंट्री बनाई होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, वो आपने बनाई होगी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने। तो आपने यहाँ पे इसकी लाइफ दी हुई है इसने, तो ये आ गया 5/12। कितना? अच्छा हाँ, इसमें तो लैंड भी शामिल है। तो आपने क्या कहा, 450 में से आप 50% लगाएं तो वो बिल्डिंग आ गई 225, उसको 10 से डिवाइड किया और 5/12 9.375, ये आ गया हिसाब किताब। अच्छा, ये 9.375 1 साल का 5 महीने का यूजेज है। अच्छा, फिर हमने कहा ये तो 2023 की एंट्री हो गई। हमने कहा 2024 में भी तो इस पर डेप्रिसिएशन बुक हुआ होगा, हाँ 6 मंथ्स का, जब तक ये ट्रांसफ़र नहीं हो गया था। तो आपने यहाँ पे फिर एंट्री बनाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड। अगेन आपने मेरे ख्याल से 225 को डिवाइड किया और यह 6/12 कितना आ गया? 11 अच्छा, अब मुझे बताते हैं कि इसकी ऑल टुगेदर कैरिंग अमाउंट अभी देखते हैं ना, 450 का टोटल था, ये देख लो, ये रहा, ये आ गया, शुक्रिया। अच्छा, 450 के टोटल में से आपने सिर्फ डेप्रिसिएशन किस पे बुक किया है? लैंड कंपोनेंट पे या बिल्डिंग कंपोनेंट पे? बिल्डिंग कंपोनेंट पे। बिल्डिंग कंपोनेंट के डेप्रिसिएशन को जब हटाओगे तो आपको ओवरऑल कैरिंग अमाउंट मिल जाएगी। तो आपने पहले ये टोटल बताया मुझे, 11.25 और 9 का सम का कितना आता है? 20.625। तो कैरिंग अमाउंट बताते हैं कितनी है?
429.37, ये एंट्री बना बना के यहाँ तक पहुँचे होगे। अच्छा, अब आपको याद आएगा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे कैरी हो रही है? फेयर वैल्यू पे। तो पहले यहाँ रीवैल्यू करेंगे ताकि गेन वहाँ पे रिकॉर्ड ना हो। तो वो गेन कहाँ फेंकेंगे? OCI में। तो हमने कहा क्या इस दिन की तुम्हें फेयर वैल्यू मालूम है? वो कौन सी है? 470। इसमें लैंड और बिल्डिंग दोनों शामिल है। तो हमारे पास ये जो कैरिंग अमाउंट आई है इसमें भी लैंड और बिल्डिंग दोनों शामिल है। तो हमने क्या कहा कि कैरिंग अमाउंट वर्सेस फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू इसकी आपने बताई सर 470 है। तो यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में गेन कितना है? 40.625। तो आपने एंट्री बनाई PP डेबिट 40. ये बेसिकली अकाउंटिंग भी कर ली हमने साथ साथ। 40.625 की एंट्री बनाने के बाद आपकी प्रॉपर्टी 470 पे आ गई। अब इस 470 को मैं क्या करूं? यहाँ पे कराची वाली प्रॉपर्टी में ये आ गया। गेन कहाँ गया? OCI में बुक हो गया। यहाँ पे बुक इसके आगे से यहाँ हो जाएगा। अच्छा, अब ऑपोजिट, अब ये जो हैदराबाद वाली प्रॉपर्टी है ये भी तो IP में जाएगी ना, या PP में जाएगी? PP में जाएगी। तो आपने यहां पे लिखा अच्छा, अब एक सेकंड रुक के यहां पे, ये 530 ओपनिंग वैल्यू है। ये जब ट्रांसफर होगी तो पहले इस पे गेन बुक होगा। तो हमने यहां पे पहले इसका सीधा सीधा गेन बुक कर लेना है क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी जा रही है। अच्छा, अब मुझे बताओ ये 530 पे ट्रांसफर होगी या पहले रीवैल्यू होगी फिर? तो इसकी इसकी एंट्री ये बनेगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और गेन क्रेडिट कितने से? 10 से। और फिर ये ट्रांसफर हो जाएगी 540 से। ये अकाउंट आपका जीरो हो गया। ये प्रॉपर्टी क्या हो गई? जीरो होनी भी चाहिए थी ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकल के कहाँ चली गई है? PP में। ये जीरो हो गया। यहाँ पे यही किया था, पहले गेन बुक किया और फिर ट्रांसफर कर दिया। तो हमने वो सीखा हुआ कॉन्सेप्ट कि गेन बुक करके ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, अब मेरे ख्याल से सारी चीजें हो चुकी है, अब हमें फेयर वैल्यूएशन कर लेनी चाहिए। मुल्तान वाली प्रॉपर्टी जो आपकी है उसकी फेयर वैल्यू कितनी चल रही है? 790। आपने कितने पे रिकॉर्ड की हुई है? 30 का। और ये आ गया 790 मिलियन। अच्छा, कश्मीर वाली प्रॉपर्टी ये रही नीचे, तो ये आ रही है 400 मिलियन की। हमने रिकॉर्ड कितने पे की हुई है? 438। तो क्या लॉस हो गया? तो ये आ गया आपके पास 400 मिलियन। अच्छा, जो कराची वाली प्रॉपर्टी है तो 10 का लॉस आ गया, तो ये आ गया 460। और टोटलिटी में देखो तो कितना आता है? 1650। ये आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगा। क्लैरिटी है? तो वो अकाउंटिंग और उसकी प्रेजेंटेशन ये बनती है कि डेबिट क्रेडिट भी सीखते रहो साथ साथ और प्रेजेंट भी करते रहो। सिर्फ ट्रांसफर्स पे याद रखना है, ख्याल रखना है कि कब कौन सी अकाउंटिंग होनी है ट्रांसफर करते हुए, कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होंगे। एक और सवाल करते हैं इसका ताकि प्रैक्टिस हो जाए। हाँ जी, विजिबल है ये? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। पर सीक्वेंस अगर हम रखें तो ज़्यादा आसान है कि मतलब पहले आप यूँ सोचें कि ओपनिंग किस वजह से इंक्रीज़ होगा, एडिशन, और किस वजह से इंक्रीज़ होगा, यहाँ पे कुछ आए, और फिर जाएगा किस वजह से जब यहाँ से कुछ जाए। ये आ गई, सही है।
ये अदर इन्फॉर्मेशन आ गई। हाँ, क्योंकि जिसका अनडिटरमाइंड यूज़ होता है ना, तो वो भी क्या कहलाती है, आईपी। हाँ भाई, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी आईपी हैं ओपनिंग में? लाहौर और पेशावर की। और वो जो गवादर वाली प्रॉपर्टी है वो ओपनिंग में थी या वो आई अभी है? आई अभी है।
2060 अभी देखते हैं। 2064। हाँ जी, इलियास, किरण, अरीबा, कामिल, हसीब, जल्दी बताओ क्या आ रहा है। 2064 आंसर कह रहे हैं भाई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि देखो एक प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हैं उसका कोई यूज़ नहीं होता ना, अनडिटरमाइंड यूज़ होता है, वो भी किस में आती है, आईपी में। ट्रांसफ़र फ्रॉम आईपी, पर पहले आप यहाँ पे गेन बुक करेंगे इस नोट में, क्योंकि देखें फॉर एग्जांपल अगर आपने 430 पे था और 422 पे ट्रांसफ़र हो रहा है तो पहले आप लॉस बुक करेंगे और फिर ट्रांसफ़र करेंगे ना, वैसे कह रहा हूँ। आईपी के नोट में ही हैं आप, सही है, आईपी से पीपी में जा रहे हैं, तो जब आईपी से पीपी में जा रहे हैं और अगर आईपी फेयर वैल्यू पे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आईपी को रीवैल्यू करना है और जो अमाउंट आएगी अपडेटेड उस पर ट्रांसफ़र करना है ना। तो लेट से आप अज्यूम करें ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कोई पड़ी हुई थी 400 पे, आपने 30 जून पे आईपी से पीपी में भेजना है, तो आप 400 पे भेजेंगे या पहले वैल्यू अपडेट करेंगे। सही है, सीधा सीधा ला सकते हो, तो कोई एंट्री वेंट्री की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, वो पिछले क्वेश्चन में इसलिए मेहनत की क्योंकि जहाँ नहीं, ये जो मैंने वर्किंग की है ना, ये से समझाने के लिए भी मैं तुम्हें एक पास पेपर का सवाल दिखाता हूँ। उसके अंदर उसने बोला कि नोट तो बना दो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं याद करके चले जाते हैं, इसको यहाँ पे डाल देना, इसको यहाँ से निकाल देना। उसने बोला ये तो तूने बना दिया, दूसरी रिक्वायरमेंट पूछी कि इसकी बताओ इज़न पे एंट्री क्या बनेगी। तो हमने तो अकाउंटिंग को भी लेके चलना है और रिपोर्टिंग को भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतना। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर नोट बनाना है तो नोट में आपको एंट्री नहीं बनानी, आपको ये बताना चाहिए यहाँ से आएगा कितने पे, जाएगा कितने पे, दैट्स इट। पीछे लॉजिक है कि रीवैल्यू होके जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, पर पीछे एंट्रीज भी होनी चाहिए कि कल को वो पूछे सही है ऊपर जो भी नोट बनाया उस सबकी एंट्री बना के दे दो, 2 सालों की, 1 सालों की, व्हाट्सएवर, तो वो फिर हमें पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि अकाउंटिंग भी लेके चलें और रिपोर्टिंग भी साथ साथ। अच्छा यहाँ पे आंसर आ रहा है 2038 2109। चलें अभी देखते हैं भाई, ये तो आंसर में ही फर्क आ गया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हाँ जी, आप मुझे बताएं कि आपके पास यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों ने कंक्लूड किया था कि सर वो कह रहा है कि डीएल ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी लाहौर फ्रॉम द टेनेंट, यानी लाहौर वाली प्रॉपर्टी ओपनिंग में कहाँ मौजूद है, आईपी में। तो आपने कहा कि सर यहाँ पे आपने
ये लिख दिया। अच्छा, फिर आपने कहा कि अनडिटरमाइंड यूज कौन सी है? जो आपको पता लग गया ओपनिंग में, पहले तो उसका हिसाब किताब करो। अच्छा, फिर आपने कहा यहां पे आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस आपका ऑब्वियसली आपने खरीदी जब भी है पिछले साल में, इस साल के ओपनिंग में लास्ट ईयर की फेयर वैल्यू होगी और वो अपडेट हो चुकी होगी, गेन बुक हो चुका होगा। तो आप मुझे बताते हैं कि मेरे ख्याल से मुझे ये दोनों पिक करनी चाहिए, 617 एंड 838। तो 617 और 838 ये हो गया ओपनिंग का हिसाब किताब। क्योंकि आपने अपने दिमाग में सिर्फ सीक्वेंस रखनी है, सबसे पहले शुरुआत ओपनिंग से होगी, फिर ये इंक्रीज किस वजह से होगा? एडिशन। फिर किस वजह से इंक्रीज होगा? ट्रांसफर्स। डिक्रीज किस वजह से होगा? ट्रांसफर्स। और डिक्रीज एक और वजह से होगा, अगर बेच दो तो डिस्पोजल का लाइन आइटम आ जाएगा, और फिर गेन या लॉस, और फिर क्लोजिंग आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, पर अगर आईपी कॉस्ट मॉडल पे होती फिर वो डेप्रिशिएट होती, वो मैं कराऊंगा। ये तो हमने अभी फेयर वैल्यू वाला नोट सीख लिया ना। फिर अगर आईपी एट कॉस्ट होती तो उसको कैसे हिसाब किताब है वो भी सिखाता हूँ। क्लियर है? चलें, तो अब हमने कहा कि भाई ये हिसाब किताब हो गया ओपनिंग का। अब आप ये देखें कि इसके अंदर क्या कोई एडिशन है? इसमें तो कोई एडिशन नहीं है, इसमें भी कोई एडिशन नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि गवादर की प्रॉपर्टी हमने एडिशनली बाय की है 785, और इसमें से ये तो 800 मिलियन कह रहा था, बट इसमें से ये इग्नोर होगा, ये एबनॉर्मल लॉस है, इसको हटा दो आप। अच्छा, एडिशन भी हो गया। अब हम कह रहे हैं ट्रांसफर फ्रॉम पीपी। अच्छा, वो कौन सी प्रॉपर्टी है? सक्खर वाली प्रॉपर्टी है। अच्छा, ट्रांसफर किस दिन पे हुआ जानी? 30 सितंबर। तो रेदर देन मैं इतनी लंबी करूं पहले उसको, क्योंकि ये पहले पीपी में थी तो वो पिछले साल डेप्रिशिएट होती, इस साल कुछ महीने डेप्रिशिएट होती, कैरिंग अमाउंट आती, ओसीआई में जाती, अपडेटेड फेयर वैल्यू यहाँ आती। तो आप अज्यूम करेंगे वो पूरा प्रोसेस हो चुका है, सीधा उठा के ये ले आओ 422 मिलियन। तो हमने यहाँ पे 422 मिलियन लेके, अगेन एग्जामिनर कैन आस्क कि जिस दिन पे ट्रांसफर हो रही है उस दिन तक की एंट्री बना के दो, तो फिर आपको पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी। सही है? तो वो हमने वो अभी भी सीखी है कि ट्रांसफर से पहले क्या होगा। अच्छा, हमने कहा ये 422 आ गया हिसाब किताब अपना सीधा सीधा। फिर हमने कहा ट्रांसफर टू पीपी, वो था ट्रांसफर फ्रॉम पीपी, ये है ट्रांसफर टू पीपी। अच्छा, अब ये जो ओपनिंग वैल्यू है 616, 617 बल्कि, अब ये जाएगी वहां पे 605 पे। तो आपको तो ये पता है ना कि आईपी अगर फेयर वैल्यू पे होती है तो पहले रीवैल्यू होगी, फिर जाएगी, अपडेट होके जाएगी। तो पहले लॉस बुक करूं और फिर भेजूं वहां पे। तो हमने कहा 12 का, तो आपने गेन या लॉस बुक करना है 12 का, और ये ऑटोमेटिकली 605 पे आ जाएगी। और इसकी एंट्री पता है ना बैक एंड पे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट और लॉस डेबिट। एंट्रीज खुदा के वास्ते याद होनी चाहिए, अकाउंटिंग रिपोर्टिंग दोनों साथ चलाओ। मेरे ख्याल से ये आपका जो आंसर है यहाँ पे हो गया 0। अच्छा, अब आपके पास 3 प्रॉपर्टीज बच गई हैं आईपी में। पहली जो पेशावर वाली प्रॉपर्टी है उसकी फेयर वैल्यू अपडेटेड आ रही है ये, तो कितने का? 7 का गेन आ गया, ये आ गया 845। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज बीइंग कैरीड एट फेयर वैल्यू। अच्छा, अब इसके आगे आपने कहा कि भाई हमारे पास एक गवादर वाली प्रॉपर्टी है जिसकी 830 मिलियन है ना, तो गेन कितने का? 830 हो गया ना, 845 सॉरी, ये गवादर वाली है ना, 830 पे रुक जाएगी ना, सही हो गया ये। अच्छा, आप सक्खर वाली जो प्रॉपर्टी है उसका आपका जो वैल्यू आ रही है 434 आ रही है, और आप 430 पे मौजूद है, 422 पे, 422 पे, तो गेन कितना?
और ये कुल मिला के क्लोजिंग आ गया 434। टोटल कितना 2109। कोई आपसे, अच्छा आप एग्जामिनर आपसे पूछे ये बताओ बैलेंस शीट पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने की आएगी 2109। तो आपको बैलेंस शीट भी बता दिया और पीएनएल भी। चलो एक बात तुमने बता दी, मजा आ जाएगा, क्विज भी आज वैसे ही दूंगा। गेन और लॉस ऑन पीएनएल कितना आएगा हाँ गेन है ना आपका 12 तो गेन है। हाँ तो नेट गेन बताया ना आपको। मैं पूछूं अगर फेयर वैल्यू पे 52 मिलियन नेट गेन है तो 52 मिलियन का नेट गेन आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो सवाल की रिक्वायरमेंट पे फोकस करना है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है कि पीएनएल में क्या आएगा, बैलेंस शीट में क्या आएगा, नोट्स का हिसाब किताब क्या है। तो नोट सीख लिया आज। देखो कोई आपसे पूछे कि इस साल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे आपको क्या गेन लॉस हुआ है तो आप क्या बताओगे 12 मिलियन का लॉस हुआ, 7 मिलियन का गेन हुआ, 45 मिलियन का गेन हुआ, 12 मिलियन का फिर गेन हुआ। तो नेट कितना कमाया 52 नहीं ना, तो 12 नेगेटिव है ना, सही है। वो नेट गेन यानी कोई आपसे, मैं आपसे पूछूं वैसे ही आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आपने बोला हाँ, तो मैंने कहा इस साल कितना कमाया उस पर फेयर वैल्यू गेन लॉस नेट, तो आप क्या बोलोगे 52 मिलियन। नहीं आप, एक सवाल है आप लोग जवाब देंगे। इन्होंने बोला कि सर सारा का सारा गेन आईपी का कैसे हो गया। सारा का सारा गेन आईपी का ही है क्योंकि आईपी का गेन ही मैंने उसके बाद बनाया है, उससे पहले का तो उसी में। यही तो मसला था जिस पे वो पाबंदी लगाता है कि पहले रीवैल्यू करो फिर यहाँ पे, क्योंकि अगर रीवैल्यू करने से पहले आ गए तो यहाँ पे गेन ज़्यादा आएगा जबकि वो आईपी का गेन, पर ये तो मेरे ख्याल से जेन्युइन आईपी का गेन है क्योंकि उसके बाद बन रहा है। पहले बताओ कहानी समझ आ रही है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट किए मैं उसको अप्लाई किया है आज। अच्छा ये तो हो गया मामूली पास पेपर तक की हद, इससे ज़्यादा औकात भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल ये था। अब हम कुछ सवालात ऐसे कर लेंगे, मैं चाहता मैं क्लोज कर सकता था आईपी क्योंकि पास पेपर की हद तक तो हो गया ना, एक लेवल अब चलते हैं। मैं पास पेपर भी दिखाऊंगा, सेम ऐसा ही होगा आपका, डिस्क्लोजर होंगे ऐसे ही प्लस माइनस करके आंसर आ जाएंगे और एक एंट्री मांगी भी होगी उसने, नो मैटर, उसमें कोई मसला नहीं है। सवालात मुझे ऐसे कराने हैं, जॉइंट यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी हो उसमें से एक पीपी में अलग करना होगा, आईपी में अलग करना होगा, ट्रांसफर्स हो रहे होंगे अकाउंटिंग एंट्रीज के साथ। तो एक क्लास रखते हैं ऐसी जिसमें कुछ नए सिनेरियोज कर लेते हैं ताकि आपकी ग्रिप आ जाए, फिर वो कुछ भी पूछ ले एटलीस्ट आप हर एंगल से कवर्ड होंगे। वो वही सिखाऊंगा मैं कि उसका मूवमेंट बता दूंगा ना कि कॉस्ट की जो कॉस्ट पे होती है तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है। हमें बेसिक तो पता है, कॉस्ट होगी डेप्रिशिएट होगा क्लोजिंग, कॉस्ट होगी डेप्रिशिएट होगा क्लोजिंग, सिंपल। उसकी प्रेजेंटेशन भी ऐसे होती है, कॉस्ट डेप्रिसिएशन क्लोजिंग, कॉस्ट डेप्रिसिएशन क्लोजिंग, वो प्रेजेंट करना सिखा दूंगा। पर अगेन हमें इससे 2-3 चीज़ें ऊपर की सीखनी है कि जॉइंट यूज़ हो तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें। अच्छा एक और चीज़ खाली बिफोर वी क्लोज द क्लास, एक चीज़ सीख लेते हैं खाली। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट यहाँ तक तो क्लोज हो गया, इसके नीचे आप सब नोट बताते हैं। लेट से ये 40 था ना, आप यहाँ पे नीचे 40.1 बताएंगे और बताएंगे टोटल रेंटल अर्न्ड फ्रॉम आईपी रुपीस दिस। सर ये रुपीस दिस कहाँ से लिखूंगा, सवाल में गिवन होगा, सिंपल लाइन कॉपी पेस्ट कर देना। क्योंकि एक फाइनेंस, देखो अब थोड़े से हम जाहिर सी बात है पीआरसी से बाहर आ गए ना, थोड़ा शेयर होल्डर बन के सोचते हैं। मैंने आई थिंक आपको फाइनेंसिंग का कंपोनेंट सिखाया था जब मैं आपको बोरिंग कॉस्ट करा रहा था, आगे जाके और सिखाता हूँ क्योंकि आप लोग, आपका माइंड इतना मतलब श्रिंक हुआ होता है सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर तक। कंपनीज के मालिक बहुत सारे होते हैं जो मिल के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो देखना चाहते हैं कि यार अगर मैंने पैसे लगाए हुए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो मेरा पूरा कितना कमाया मैंने। तो टेक्निकली एक तो फेयर वैल्यू गेन कमा लिया, वो ऊपर आ रहा है, तो क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से सिर्फ फेयर वैल्यू गेन कमाते हो, रेंट भी कमाते हो, तो वो इसके नीचे लिखो
कि इसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे मैंने इस साल रेंटल इनकम इतनी कमाई है। सर आपका सवाल होना चाहिए फिर आपने ऊपर क्यों नहीं बताया भाई ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एसेट है, यहाँ पे एसेट की मूवमेंट बताइए। जो रेंट आ रहा है वो एसेट का पार्ट, वो अलग है, अलग इनकम है, तो वो अलग इनकम अलग से बताइए, नीचे बता दो। फिर नीचे बताओ उसको 40.2 में कि जो इसकी फेयर वैल्यूएशन है वो किस फर्म ने की है, परफॉर्म बाय, यानी मुझे एक बात बताओ, क्या इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन आप खुद कर सकते हैं या किसी एक्सपर्ट को लगाएंगे? किसी एक्सपर्ट को लगाएंगे। वो एक्सपर्ट आएगा, उसको ये पता होगा कि आपके इदारे के अंदर या आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर जो फिक्सचर्स लगे हुए हैं, फिक्सचर्स मतलब आपकी डिज़ाइनिंग, आपके एसीज, सब चीज़ों को मिला के पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बनती है वो आपको रिपोर्ट देता है। तो फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज कराओ कि कौन सा ऐसा शख्स है, क्योंकि जब शेयर होल्डर कंपनी का मालिक है ना, वो देखे बोले अच्छा भाई ये तो रिलायबल बंदा है, इसने वैल्यू सही लगाई होगी। अब फॉर एग्जांपल आपने गली के कोने से बंदा उठाया, उसने बोला भाई बता क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू हो, तो कुछ भी बता देगा, उसको वो तहजीब व तमीज़ नहीं होती है। अच्छा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, PEC, वो सर्टिफाइड होती है इस वैल्यूएशन के लिए, तो यूजुअली लोग उससे ही वैल्यू कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट करता हूँ ना, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है और कोई छोटा वैल्यू करके देता है, मैं उस पर रिलाय नहीं करता। मैं बोलता हूँ आपने जानबूझ के गलत करवाई होगी। वो बोलते हैं क्यों गलत कराई होगी, मैंने कहा उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। आप उस बंदे से करा के दो जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर हुआ हुआ है। तो वो क्या करते हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के बंदे को हायर करते हैं और उसको बोलते हैं आप हमारे एक एक एसेट की वैल्यूएशन लगा के दो। वो पता है कैसे वैल्यू करता है, वो देखता है पर स्क्वायर फीट का रेट कितना चल रहा है इस एरिया में, और इस एरिया की लोकेशन क्या है, डिफेंस है, कोरंगी है, साइड एरिया है, व्हाटसोएवर, वो लोकेशन देखता है, लोकेशन का पर एरिया का स्क्वायर फीट देखता है, स्क्वायर फीट नापता है एक एक रूम के, एक एक प्रॉपर्टी के, फिर देखता है फिक्सचर्स क्या लगे हुए हैं, डिजाइनिंग कैसी हुई हुई है, आर्किटेक्चर क्या है, उन सबको इनबिल्ड करके आपको एक वैल्यू बना के देता है। तो ये वैल्यू रिलायबल है या नॉट रिलायबल है? रिलायबल है। तो वो बोलता है नीचे लिखो कि टोटल रेंट कितना कमाया और ये फेयर वैल्यूएशन की किसने, दिस इज हाउ यू प्रेजेंट इट। और एक आखिरी चीज, पाकिस्तानी कानून के हिसाब से वो कहता है अगर आपकी प्रॉपर्टी है और किसी और का कब्जा है, वो भी नीचे बता दो, मतलब किसने कब्जा किया, नाम नहीं लिखना, खाली लिख देना कि XYZ प्रॉपर्टी है जो, हाँ मतलब ये देखो, ये रिक्वायरमेंट है आपकी कंपनीज एक्ट की। वो कहता है कि जिस जो प्रॉपर्टी है जिस पे किसी का कब्जा है, वो नीचे लिख दो कि दिस XYZ प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द कंपनी बट हाउएवर देयर इज अ डिस्प्यूट ओवर द पोजेशन, बस ये लिख देना। वो आपको खुद नहीं लिखना, सवाल में बताया हुआ होगा, पता चले खुद अज्यूम करके आगे कब्जे में प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं, जब बोले तो लिखना है। क्लैरिटी है? एक क्लास रह गई है इसकी, उसके बाद हम अगले चैप्टर पे चले जाएंगे और अगला चैप्टर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है कैश फ्लो, वो करेंगे। सही है जी? तो कल मैं एक दिन ऑफ करूंगा क्योंकि कल मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, कल ही वापस आ जाऊँगा, पर रात को आऊँगा, तो हमारी क्लास होगी परसों। सही है? चलें मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़। मुश्किल बने हुए जानी।